हेलो एवरीबॉडी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। जी नहीं, पूरे सब्जेक्ट को नहीं पढ़ेंगे, हम समझेंगे इंटरप्रिटेशन के 3 रूल्स को। लिटरल रूल, जिसे ग्रामेटिकल रूल भी कहते हैं, गोल्डन रूल और मिस्चिफ रूल। उंगली नहीं मिल रही थी। एनीवेज, मैं हूं अन्वेषा और आप देख रहे हैं ASLC इंस्टीट्यूट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो अगर आप देखें तो ये जो लिटरल टर्म है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है एज इट इज, जो कह रहा है, स्टैट्यूट में जो लिखा हुआ है। तो ऑर्डिनरीली जब भी हम किसी भी स्टैट्यूट को इंटरप्रेट करते हैं, तब हमें उसको उसके लिटरल सेंस में ही समझना होगा। यानी कि स्टैट्यूट का मतलब, जैसे आपको मालूम होगा कि किसी भी एक्ट को हम स्टैट्यूट बोलते हैं। तो जब भी हम स्टैट्यूट्स को इंटरप्रेट करते हैं, तब हम उसको उसमें जो टर्म्स जिस तरीके से लिखा गया है, सेंटेंस को जिस तरीके से फ्रेम किया गया है, उसी के अकॉर्डिंग जो सिंपलेस्ट मीनिंग निकल के आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग से इंटरप्रेट करेंगे। इंटरप्रेट करने का मतलब होता है स्टैट्यूट का मतलब समझना। यानी कि किसी भी इनैक्टमेंट में जो भी वर्ड्स दिए गए हैं, उनके ऑर्डिनरी मीनिंग को ही हमें कंसीडर करना होगा। कोई भी आर्टिफिशियल या इमेजिनरी कोई भी मीनिंग हम स्टैट्यूट्स को नहीं दे सकते, और यही है लिटरल रूल। अब ऐसा हो सकता है कि इस तरीके से इंटरप्रिटेशन करने से कई बार बहुत ही स्ट्रिक्ट कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आए, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो, हमें उसके डायरेक्ट मीनिंग को ही कंसीडर करना होगा। लेकिन ऐसा कब तक? जब तक मीनिंग में कोई भी एम्बिग्विटी ना हो, बिल्कुल क्लियर हो, साफ पता चल रहा हो कि स्टैट्यूट क्या कहना चाहता है। तो बेस्ट जो अप्लाइड रूल तब होता है, दैट इज लिटरल रूल। इस चीज को ना बेटर समझने के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, मोतीपुर जमींदारी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो इस केस में क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो शुगर केन, गन्ना, शुगर केन, ये वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल्स के डेफिनेशन के अंडर आता है या नहीं आता है। ठीक है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि किसी भी वर्ड का जो ऑर्डिनरी मीनिंग है, वही उसका मीनिंग हमें कंसीडर करना चाहिए। ठीक है। तो प्रेजेंट जो सिनेरियो है, उसमें हमें वेजिटेबल टर्म का मतलब समझना है, उसको इंटरप्रेट करना है। ठीक है। तो इस चीज को समझने के लिए अगर हम डिक्शनरी खोल के देखेंगे तो उसका कोई भी रेलिवेंस नहीं है। ओके। क्योंकि वेजिटेबल को हमें ऐसे देखना होगा कि कोई भी आम आदमी, कोई भी नॉर्मल इंसान क्या समझता है, कि ऐसा कोई भी सब्जी जो किचन गार्डन में हम उगा सके या फिर हम लंच डिनर में जिनको खाते हैं, वो ही वेजिटेबल है। तो उसी हिसाब से गन्ना, क्या हम उसको लंच या फिर डिनर में खा सकते हैं? क्या हम उसको किचन गार्डन में उगा सकते हैं? नहीं उगा सकते हैं। लिटरल सेंस में, सिंपलेस्ट वे में हमको यही समझ में आ रहा है। तो सिंपली सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि शुगर केन ग्रीन वेजिटेबल नहीं है। ये होता है लिटरल रूल का काम। मेनली इंटरप्रिटेशन को जजेस और लॉयर्स ही यूज करते हैं किसी भी मैटर को डिटरमाइन करने के लिए। अब हम नेक्स्ट समझेंगे गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। ये गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या है? जो रूल, लिटरल रूल जो हमने डिस्कस किया अभी, उसी का जस्ट एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। ठीक है। इसमें क्या बोला गया कि कोर्ट का मेन काम क्या है, इंटरप्रिटेशन कोर्ट क्यों करती है? ताकि वो लेजिस्लेचर का जो इंटेंशन है, लेजिस्लेचर ने जो भी सोचकर एक स्टैट्यूट को बनाया, उस स्टैट्यूट का जो नेचुरल मीनिंग है, उसको वो निकाल सके, लेजिस्लेचर के इंटेंट को वो दर्शा सके। लेकिन कई बार ना ऐसा नहीं होता, क्योंकि लेजिस्लेचर ने जो भी स्टैट्यूट बनाया, उसको जब हम इंटरप्रेट करने लगते हैं, तो वो एक एब्सर्ड सा मीनिंग भी दे सकता है। ये पॉसिबल है। ठीक है। जो कि इनकन्वीनियंट होगा, हो सकता है कि जिसके ऊपर हम उस स्टैट्यूट को अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए वो बहुत ज्यादा हार्डशिप क्रिएट करे। तब ऐसे केसेस में कोर्ट क्या करती है कि उन प्रोविजंस को या उन स्टैट्यूट्स को थोड़ा बहुत वो मॉडिफाई कर देती है, ताकि जो एब्सर्डिटी क्रिएट हो रही है वो रिमूव हो जाए। अब एज बिकॉज ऐसा करने में कोर्ट कुछ हद तक जो लिटरल इंटरप्रिटेशन है उसको चेंज कर रही है, इसीलिए इसको कई बार मॉडिफाइंग मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन भी बोला जाता है। ओके। इसमें कोर्ट का जो अल्टीमेट गोल है वो ये है कि जो भी एब्सर्डिटी या इनकन्वीनियंस है, उसको वो रिमूव करे और एक प्रॉपर सा मीनिंग प्रोवाइड करे स्टैट्यूट का, जिससे कि जस्टिस अपहोल्ड हो सके। तो ओवरऑल कोर्ट का जो एम होता है इसमें, वो ये है कि वो अनअवॉइडेबल या मिजरेबल या एब्सर्ड सिचुएशंस को रेक्टिफाई कर सके और एक ऐसा मीनिंग दे सके जो जस्टिस को अपहोल्ड करे।
इसको भी ना समझने के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है, ली वर्सेस स्नैप। इस केस में स्टॉप, STOP स्टॉप, इस टर्म का इंटरप्रिटेशन कोर्ट को करना था। तो हुआ कुछ ऐसा कि एक एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट होने के बाद जो यहाँ पे रोड ट्रैफिक एक्ट 1960 था, उसके अकॉर्डिंग ड्राइवर को एक्सीडेंट करने के बाद स्टॉप करना है। तो इस केस में क्या हुआ कि ड्राइवर ने एक्सीडेंट किया, उसके बाद वो थोड़ी देर के लिए रुका और फिर वहां से चला गया। तो गोल्डन रूल को जब कोर्ट ने यहाँ पे अप्लाई किया, तब कोर्ट ने कहा कि स्टॉप करना किसी एक्सीडेंट के पर्सपेक्ट से ये नहीं है कि मारा, रुका, अच्छा एक्सीडेंट हो गया और चला गया। दिस इज नॉट द करेक्ट इंटरप्रिटेशन। यहाँ पे स्टॉप का मतलब कैसा होगा कि वो रीजनेबल समय तक रुके ड्राइवर, जिससे कि लोगों को पता चल पाए कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, ठीक है, थोड़ी पूछताछ हो सके, जानकारी मिल सके, कुछ रेमेडी हो सके उसका जिसका एक्सीडेंट हुआ। ये होता है रीजनेबल वे में स्टॉप का मीनिंग। और यही है गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन कि जस्ट हम अगर स्टॉप के मीनिंग को यहाँ पे लिटरल सेंस में लेते तो वो जस्टिफाई सिचुएशन को नहीं कर रहा था। जब हमने इसको थोड़ा रीजनेबल वे में कंसीडर किया इसके मीनिंग को, तब जाके ये सिचुएशन में एक जस्टिफाइड इंटरप्रिटेशन हुआ। तो ऐसे एम्बिग्यूअस केसेस में या एब्सर्ड सिचुएशंस में हम गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन को यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे मिस्चिफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन की। ये मिस्चिफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ओरिजिनेट होता है 1584 में हेडन्स केस से, ठीक है। तो इस केस में 4 चीजों को कोर्ट ने कंसीडर किया। मतलब कि जब इंटरप्रिटेशन हम करने जा रहे हैं, लिटरल रूल उस सिचुएशन में अप्लाई नहीं हो रहा है, गोल्डन रूल से भी हमको एक परफेक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं मिल पा रहा है, तब ऐसे में हम क्या करेंगे, मिस्चिफ रूल को फॉलो करेंगे। तो मिस्चिफ रूल में बेसिकली 4 चीजों को देखा जाता है, ठीक है। नंबर 1 कि जिस चीज को लेकर के वो स्टैट्यूट है, उस स्टैट्यूट से पहले का उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर में कॉमन लॉ क्या था। दूसरी चीज जो हमें देखनी होगी वो ये है कि उस कॉमन लॉ में क्या डिफेक्ट था, क्या प्रॉब्लम क्या था जो सॉल्व नहीं कर पा रहा था कॉमन लॉ, जिस वजह से ये स्टैट्यूट बना। थर्ड चीज हमें जो देखना होगा वो ये है कि पार्लियामेंट किस तरीके से उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। और फोर्थ जो चीज हमें देखनी होगी वो ये है कि करेंट स्टैट्यूट से हमको रेमेडी क्या मिल रहा है, या फिर करेंट स्टैट्यूट से क्या रेमेडी लेने का गोल है, किस गोल से उस स्टैट्यूट को बनाया गया। ओके, तो इन 4 चीजों को जब हम आंसर कर पाते हैं, तब हम ये समझ पाते हैं कि स्टैट्यूट एग्जैक्टली कहना क्या चाहता है। तो जो ये रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है, इनको हम लोग ना सीक्वेंशियली ही फॉलो करते हैं। इन जनरल सबसे पहले हम लिटरल रूल को ही फॉलो करेंगे। जहां लिटरल रूल से काम नहीं बनेगा वहां पर हम गोल्डन रूल को फॉलो करेंगे। और जब गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन भी फेल हो जाएगा, तब जाकर हम मिस्चिफ रूल को फॉलो करते हैं। ओके, अब इसका इंपॉर्टेंस ये है क्योंकि कोर्ट का काम ये नहीं है कि वो लॉज को बनाए, कॉन्स्ट्रक्ट करे, बनाए, उसके मीनिंग को, उससे कंक्लूशंस डिराइव करे। कोर्ट का काम ये नहीं है। लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना। कोर्ट का काम बस इतना है कि लेजिस्लेचर जो भी बताना चाहते हैं, कोर्ट उसी सेम चीज से कनेक्ट कर पाए और वही सेम मीनिंग स्टैट्यूट का हमको दे। ओके, तो इसीलिए ये 3 रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन को फॉलो किया जाता है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।